वक्त को बर्बाद ना करते हम शुरुआत करते हैं। और ये मैंने कैमरा हटाया कि मैंने खुद को आगे दिया। दिस नाउ फाइन। ओके, in this lecture जी। we are going to discuss the numerical of chapter number 3 of physics, current electricity. We are discussing those kind of questions which are essential and which have नॉट 100% श्योरिटी कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वो बचे ना। समझ रहे? जी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट को लिखते हैं आई से, और उसको निकालने का तरीका होता है कि कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर एक कंडक्टर में से पास हुआ है। ये कंडक्टर है आपका। इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चार्ज होता है, और कितना चार्ज यहाँ से यहाँ पास हो रहा है कितने टाइम के अंदर। या फिर आप लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप लिखते हैं डी क्यू ओवर डी टी। ये सारी चीजें मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप क्वेश्चन लिखिएगा, फिर मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है? जी। ठीक है, लिखिए। डिफाइन 1 एम्पियर करंट। लिखा? जी। आपके पास ना एक कंडक्टर है, और आपको इस कंडक्टर में से चार्ज को पास कराना है। मान लीजिए चार्ज पास हो रहा है वो 1 कूलम चार्ज हो, और 1 कूलम चार्ज को पास करने में जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड है। इसका मतलब जो आपका करंट है, तो फार्मूला आपने लिखा क्यू अपॉन टी, तो आपका आई आ जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, यही आपका बराबर होगा 1 एम्पियर के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर पास करा पा रहे हो, तो वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? वो करंट प्रोड्यूस करेगा 1 एम्पियर। एक और डिफरेंट सिग्निफिकेंस होता है कि अगर Q और T की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इनकी यूनिट्स भले ही अलग अलग हो, इसकी यूनिट कूलम होती है, इसकी यूनिट सेकंड होती है। अगर Q और T इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब भी आई निकालोगे, आप लिखोगे Q अपॉन टी, आपका 1 एम्पियर करंट ही मिलेगा। आप आई बात समझ में? जी। तो ये न्यूमेरिकल आप इसके सॉल्यूशन को अभी लिखेंगे या बाद में लिखना चाहेंगे? सर मैं अभी लिख लूँ? अभी लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। जी। नोट कर लीजिए।
जी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, क्वेश्चन लिखाने से पहले आगे मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। जो करंट होता है आपका, वो दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज करंट, एवरेज करंट, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए आप पता करते हो, इंस्टेंटेनियस करंट। दोनों को लिखते हैं हम आई से ही, लेकिन फर्क ये होता है कि यहाँ पर जो आई की वैल्यू होती है वो होती है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन टाइम। और जो यहाँ पर आई होता है और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस में होगा डी। डी क्यू ओवर डी टी। तेरे ठीक, केमिस्ट्री में भी है ना? बिल्कुल। ये जो आप निकालते हैं यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी होती है, इनकी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में चेंज निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये क्यू है ये आपको वेरिएबल फॉर्म में दे रखा होता है। वेरिएबल ये भी होता है, लेकिन यहाँ वैल्यूज गिवन होती हैं, यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यूज गिवन नहीं होती। ठीक है ना, ये आपके दो तरीके हैं। इसके बारे में लिखिएगा आप क्वेश्चन। गिवन दैट क्यू इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, गिवन दैट क्यू इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड द एवरेज करंट बिटवीन, फाइंड द एवरेज करंट बिटवीन t1 is equal to 2 second to t2 is equal to 5 second। T1 इक्वल टू। t1 is equal to 2 second to t2 is equal to 5 second। तो पहले हम लोग को इसको एवरेज एवरेज में डालना है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। आपको जो क्यू दे रखा है वो दे रखा है इस फॉर्म में। तो आपको जब भी रेंज, ये वैल्यू काट लो, वैल्यू की जगह लिखिएगा रेंज दे रखी हो कि आपको एक लार्ज रेंज के लिए बात करनी है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बात करना है। तो यहाँ पर आप क्यू की वैल्यू निकालिए जब टाइम 2 सेकंड होता है तब। वो हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर विच इज 3 × 4, यानी कि 12 कूलम। अब क्यू की वैल्यू निकालिए जब 5 होता है, तो हो जाएगा 3 × 5 स्क्वायर विच इज 3 × 25 इक्वल टू 75 कूलम। 75। अब अगर आपको एवरेज करंट निकालने को बोला है तो आप लिखिएगा आई एवरेज, और वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को आप लिखिएगा क्यू एफ माइनस क्यू आई, डेल्टा टी को लिखिएगा टी एफ माइनस टी एल। बेसिकली जो क्यू एफ है उसको आप लिखिएगा 75 माइनस 12 अपॉन 5 - 2। जी 5 माइनस बताइए। कुछ नहीं सर, मैं हो बस जाएगा रिपीट कर रहा 63/3। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 21 था। 31। एफ। 21 सॉरी। ठीक है। जी सर। अब नोट नोट कर लीजिए आप इसको। सर आपको उधर T2 लिखना चाहिए ना, आपने Q2 क्यों लिखा उधर? कहाँ पर?
मतलब जब आप सोल्यूशन स्टार्ट किए तो फिर वो लाइट ब्लू वाले से Q2 ये इक्वल्स। नहीं नहीं नहीं। अ, फिर यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, रुको, मैं 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला। ये यही तो कह रहा हूँ ना ये। हाँ जी, तो वो Q2 कहाँ से आ गया? Q2 नहीं आया। Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, जो कि 3t² के बराबर है। तो आप Q की वैल्यू निकालते हैं टाइम 2 रखकर, तब वो आता है 12। और Q की वैल्यू निकालते हैं टाइम 5 सेकंड रखकर, तब वो आता है 75। जैसे फंक्शन होता है ना आपका, f(x) = हम जी। लिखते हैं x²। हाँ तो हम f की वैल्यू 1 पर कैसे निकालते हैं? हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 आता है। f की वैल्यू 2 पर कैसे निकालते हैं? 2 का स्क्वायर, तो 4 आता है। ऐसे तो लिखते हैं हम इसको। जी सर। बेसिकली ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ये बोला है Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम। और टाइम की वैल्यू कितनी लेंगे आप यहाँ पर? 2। तो मैंने 2 यहाँ पुट किया है, ओ, और यहाँ टाइम की जगह 5 पुट किया है। लिख लिया? सर 1 मिनट, बस लास्ट। जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। इफ अ चार्ज टाइम इक्वेशन if a charge time equation Q is equal to 3t², then find the current at time 5 second. Then find the current at time 5 second. जी। देखिए, उसमें सिर्फ एक टाइम दिया है, यानी कि वो एक इंस्टेंट के लिए बात कर रहा है। टाइम की वैल्यू कितने पर? 5 सेकंड पर। तो आपको करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट, जो कि बराबर होगा dQ/dt। इसको आप लिख लीजिए d/dt। Q की जगह रखिएगा 3t², तो ये आ जाएगा 6t। अब आपको I की वैल्यू निकालनी है 5 सेकंड पर, तो यहाँ रख दीजिए 5, तो आ जाएगा 30 एम्पियर। आ रही है बात समझ में? जी नोट कर लीजिए। कर लिया सर। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका I इज इक्वल टू dQ/dt हो सकता है, तो आप यहाँ से dQ को क्या लिख सकते हो? I × dt लिख सकते हैं। हाँ और अगर मैं यहाँ इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, तो Q की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ I dt के बराबर। ठीक है ना? हम्म, ये वाली बात समझ में आ रही है आपकी? जी। ठीक है, वेरी गुड। तो यानी कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे? नहीं, इस पे तो नहीं आएगा, जो ऊपर कराए उस पर आ सकता है। आपके न्यूमेरिकल अच्छा। आंसर में क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर कोई चीज बन रही है, उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि मैं इस तरीके से सोच नहीं पाया, बिकॉज आप जो है फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। अब
पेपर इस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि फिजिक्स वाले भी देंगे, बायोलॉजी वाले भी देंगे। तो मैथ्स वालों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बायोलॉजी वाले ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मैथमेटिक्स ज्यादा करा ली थी, मैथमेटिक्स चेंज हो गई थी। तो इस चीज को बायो वाले थोड़ा सा ब्लेम कर सकते हैं कि हमारा पोर्शन नहीं था। ये चीज जब आप ट्वेल्थ कर लोगे ना, या ट्वेल्थ के चैप्टर्स कर लोगे इंटीग्रेशन वाले, डिफरेंशिएशन वाले, तो ये चीज कम से कम 100 बार कर चुके होगे आप, जो आप फिजिक्स में अप्लाई करते हैं ना चीजें। जी। जी। क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिएगा। इफ अ वायर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, इफ अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, नाउ इट इज स्ट्रेच्ड, नाउ इट इज स्ट्रेच्ड to its double length. Now it is stretched to its double length. Then find the new resistance is. वक्ता वक्ता सुना दो एक बार। Then find the new resistance is। लिख लिया। जी। देखिए, ये होता है हमारा कोई भी कंडक्टर। ये किसी मटेरियल का बना हुआ है। मटेरियल को दिखते हैं हम इस सिंबल से, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये रो करके एक सिंबल है, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। ये कंडक्टर का जो इधर वाली साइड का एरिया है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल ए। ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, वो है एल। तो एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जी। हाँ, पढ़ा रहा हूँ बेटा, पढ़ नहीं रहा। पढ़ नहीं रहा, पढ़ा रहा हूँ। जी। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा हमारा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ये आपका 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है? अ, जी। पक्का पढ़ा है ना? सर रेजिस्टिविटी पढ़ा हूँ, फॉर्मूला भूल गया। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। जी। अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में उसने बोला है अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस है 12 ओम। इट इज नाउ स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, मान लो ये आपका कोई वायर था, और इस वायर को आपने स्ट्रेच करके इसकी डबल लेंथ के बराबर कर दिया। अब दुनिया में अगर इतना ही आसान होता चीजों को डबल करना, तो फिर मैं तो 1 मीटर तार ले आता, और 1 मीटर तार ला करके तो खींच खींच के बड़ा कर करके बेचता रहता। आपको पता है जब आप इसको स्ट्रेच करते हो तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है, यानी यहाँ जो एरिया जी। होगा इस लेंथ के लिए, वो एरिया नहीं रहेगा, वो एरिया चेंज हो जाएगा। लेंथ हो गई ए डबल। बाई टू हो जाए। कितना? ए बाई टू हाफ। मान लेते हैं हम, एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा, लेकिन मटेरियल वही रहेगा, इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की, क्या फॉर्मूला होता है? रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। जिसकी वैल्यू 12 ओम के बराबर है। ठीक है।
जी। अब आपको यहाँ पर नया रेजिस्टेंस निकाल के बताना है। तो नया रेजिस्टेंस होगा नई रेजिस्टिविटी, नई लेंथ यानी 2L अपॉन नया एरिया A/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा R डैश, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 ρ L/A। ρ L/A की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, वो है 12, यानी 4 × 12 कितना आ जाएगा, 48 ओम। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को निकालना है नए वाले, आपने इसकी लेंथ डबल कर दी तो एरिया हाफ हो जाएगा, ये मानकर चलिएगा। और इसी की बेसिस पर आप क्या कहेंगे, जो नया रेजिस्टेंस है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? जी। नोट करेंगे? हाँ। ये कर लीजिए। ये सर बताइए, एल क्या था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जब मैं क्लास लेता हूँ और आप ये अपने ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, तो जूम मीटिंग पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं या कोई इशू आता है कनेक्ट होने में, या कुछ चेंज करना पड़ता नहीं, है? डायरेक्ट जाते हैं। मेरे फोन से नहीं होता कनेक्ट वो, अगर मैं कोई मीटिंग करता हूँ अटेंड, मोबाइल से एयरपोर्ट कनेक्ट नहीं होते मेरे। सर परमिशन शायद ब्लूटूथ की नहीं होगी। देखना पड़ेगा आज। जब आप लिख लें तो बताइएगा। जी सर। जी हो गया। एक क्वेश्चन लिखिएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर if we increase इफ if we increase the temperature by 100 °C, if we increase the temperature by 100 °C, देखिए आपके पास एक मटेरियल है, और ये मटेरियल जो होता है इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, इसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो कि आमतौर पर चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज करने से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन डिफरेंट हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी जो होती है ये फंक्शन होती है टेम्परेचर का, यानी कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये चेंज होती है। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फार्मूला मैं लिखाता हूँ आपको डायरेक्ट। रेजिस्टिविटी जो नई वाली होती है वो बराबर होती है पुरानी रेजिस्टिविटी, 1 + α × डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर चेंज किया है। तो यहाँ पर जो रो है वो पुरानी वाली रेजिस्टिविटी है,
अल्फा जो है, इस अल्फा के बारे में लिख लीजिएगा। ये जो अल्फा होता है इसको आप बोलते हैं, आपने अल्फा पढ़ा है ये वाला, इससे पहले कभी सुना है नाम इसका? सर ये 11th में शायद से था ना। जी जी, 11th क्लास में आपका एक चैप्टर था मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें मैंने आपको अल्फा डिफाइन चैप्टर कराया था कि अल्फा क्या होता चैप्टर है। नंबर 30 शायद। तो बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। जी। दिस इज द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है R L/A। अब कंडक्टर की ना तो लेंथ चेंज हो रही ना एरिया चेंज हो रहा, तो इसी की बिना पर एक फार्मूला और आ जाएगा नए रेजिस्टेंस के लिए, इज इक्वल टू R 1 + α∆t। ठीक है। जी। अब आप यहाँ पर सवाल जो आपने लिखा है उसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू। जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू आप लिख लीजिएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपको सवाल में गिवन होगी। जी। ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल पर। पूछा क्या है उसने? रजिस्टिविटी के बारे में रेजिस्टिविटी। पूछा है। आपको दे क्या क्या रखा है? उसने कहा है डेल्टा टी, जो कि है 100 के बराबर। हम्म। अब 100 डिग्री सेल्सियस हो या डिग्री केल्विन हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने चेंज लिया है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। बस ये दो ही चीजें चाहिए। नई रजिस्टिविटी जो आएगी वो आएगी पुरानी वाली रजिस्टिविटी इंटू 1 + α∆t। 1 + 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 100। ये हो जाएगा रो। लेटर है जवियन, लेटर है 10⁻⁻²। इसको आप अगर और कायदे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो 1 प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1.7 डिवाइड बाई 100। अरे मैं फोन दे रहा हूँ, फोन दे रहा हूँ, लेट दो। तो किसके बराबर आएगा? दिस इज इक्वल टू 0.017। तो यहाँ रख दीजिए 0.017। तो आपकी जो नई रजिस्टिविटी आएगी वो किसके बराबर आएगी? वो आएगी रो इंटू 1.017। तो फाइनली क्या आएगा? नई रजिस्टिविटी आएगी 1.1017, 1.017 इंटू रो। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। क्या लगा के दूँ? क्या लगा के दूँ? सवाल समझ में आया रेहान? जी। ठीक है। अब ये मीटिंग आपकी ऑफ होने वाली है। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, इसको मुझे अगली मीटिंग में दिखाइएगा। क्वेश्चन में आपको डेटा दे रखा है सिर्फ। पहले आप कंडक्टर का टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। सर आप मतलब उसका जो वैल्यू वैल्यू उसके ऊपर वाली की क्या होगी? वैल्यू नहीं रखनी है हम। अच्छा तो डेल्टा डेल्टा डैश इक्वल्स वो जो आंसर है बाय जी जी, मतलब सॉरी रो। रो जो आया है वही आंसर है। देखिए, टी जो दे रखा है आपको, टी मतलब टी इनिशियल इतना दे रखा है, टी फाइनल इतना दे रखा है। तो ये फाइनल नहीं है, ये एक्चुअल में ये जो दे रखा है रेजिस्टेंस है। टी फाइनल आपको निकालना है। तो ये आपको दे रखा है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा 117 ओम। एक अल्फा दे रखा है आपको, फिर से वही मटेरियल है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। और आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है, ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 100 ओम। ठीक है ना? आपको निकालना है कि जी। फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखा देता हूँ।
फॉर्मूला होगा वही वाला जो आपने ऊपर लिखा था रेजिस्टेंस के लिए, कि फाइनल रेजिस्टेंस बराबर होगा इनिशियल रेजिस्टेंस इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। जी सर। आप इसको लगाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। ओके सर। मैं दूसरी मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। हम्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए क्वेश्चन। तो मैं लिख लिया, मैं कर रहा हूँ अभी सॉल्व। ठीक है।